नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में कोरोना के बीच छात्रों की सेहत को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। इसके साथ ही लाखों छात्रों ने राहत की सांस ली है। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, चूंकि हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह ने उनसे बात की है, उन्हें सुनते हैं। उसके बाद चर्चा पे लौटेंगे। कई सवाल हैं कि आगे क्या रोड मैप होगा, आगे की क्या तैयारी होगी, आगे क्या विकल्प होगा और जो प्रमोट किया जा रहा है उसका पैमाना क्या होगा। कई सवाल हैं जिसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश शर्मा जी को सुनते हैं। 10वीं के बाद 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, 10वीं के बाद 12वीं परीक्षा की रद्द कर दी गई है, बच्चों का ख्याल रखा गया, सीबीएसई में भी ख्याल रखा है। अब 12वीं की परीक्षा क्या पैटर्न होगा सर? 12वीं की परीक्षा में जो फर्स्ट ईयर के नंबर हैं और जो हाई स्कूल के अंक हैं उन दोनों को जोड़ देंगे। उनका जो औसत निकलेगा उसके आधार पर अंक तालिका में अंकन करेंगे। यदि फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं दी है तो हम उनको प्री बोर्ड जो इंटरमीडिएट में होगा उसके अंक और हाई स्कूल के अंक जोड़ के उसका औसत निकाल लेंगे। और अगर दोनों को नहीं दी है परीक्षा, मानिए फर्स्ट ईयर की भी नहीं दी है, प्री बोर्ड नहीं दी है, तो सामान्य प्रमोशन देंगे। और वर्ष में जो सामान्य परीक्षा होगी उस समय वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, उनका आधार होगा। कई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं सर, उनको अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो उसके लिए क्या प्लान किया गया है? मैंने कहा ना, सामान्य परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। जो हमारी सामान्य परीक्षा हुई उसमें 2 में 3 में या सभी सब्जेक्ट में चाहे वो बैठ सकते हैं, उसमें उस आधार पर उनका अंकन हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों का ख्याल रखते हुए हमने परीक्षा चेंज करी है और उसके लिए अलग अलग पैटर्न किया गया कि अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता है उसके अंक तालिका पे तो जाहिर सी बात है उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी। उसी आधार पर उनको प्री बोर्ड और जो हाई स्कूल की परीक्षा उसके आधार पर उनको पास किया जाएगा। कैमरा पर्सन साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो इसी पर हम आगे 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, समझेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता क्या होगा, आगे का पैमाना क्या होगा। अगर देश के जाने माने जो कॉलेजेस हैं उसमें अगर एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटीज है, वहां पे अगर बच्चों को एडमिशन लेना है तो उसका पैमाना क्या होगा, कट ऑफ कैसे होगा। ऐसे कई सवाल हैं और कई अभी कंफ्यूजन जो है वो बरकरार हैं। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अभिभावक हैं, अगर आप छात्र हैं, तो आप भी अपना कोई आपका अगर सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर भी जुड़ेंगे, शिक्षाविद भी जुड़ेंगे और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर अब आगे का रास्ता क्या है, आगे विकल्प क्या है, प्रमोट करने का पैमाना क्या होगा और किस तरीके से जो छात्र साल भर मेहनत करते हैं, जिनको नंबर 1 नंबर 2 आने की कोशिश रहती है जिनकी, अब उनके सामने क्या विकल्प होगा, कैसे वो और बेहतर कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिर्फ ऐसा उत्तर प्रदेश ही एक प्रदेश नहीं है जिसने परीक्षा को रद्द किया हो। चूंकि पहले सीबीएसई ने 12वीं के जो परीक्षा है उसको रद्द किया, उसके बाद कई राज्य हैं जिन्होंने परीक्षा को रद्द कर दिया। इन राज्यों में गुजरात का नाम भी है, मध्य प्रदेश का नाम भी है, राजस्थान भी शामिल है, हरियाणा भी है, गोवा भी है और उत्तराखंड भी शामिल है, जिन राज्यों ने परीक्षा को रद्द किया है। ऐसे में परीक्षा को लेकर, चूंकि अब परीक्षा को लेकर पहले असमंजस था कि होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, अब वो तो कम से कम खत्म हो गया कि परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, आगे क्या होना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से आपका सवाल, उसका जवाब ले पाए आपके नाम के साथ। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें बताएं। इस वक्त चूंकि सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या होगा। चूंकि अब कॉलेजेस की तैयारी, चूंकि 12वीं पास करने के बाद आगे के जो कई सस्पेंस है वो छात्रों के सामने होते हैं कि अब आगे क्या, कौन सा विषय लिया जाए, किस यूनिवर्सिटी में जाया जाए, क्या किया जाए। उसके लिए चूंकि कई जगह कट ऑफ जारी होती है कि कहीं पे 90%, कहीं पे 95, कहीं पे 85, अलग अलग कैटेगरी है। तो अब उसमें कैसे फिट होगा और पास करने का पैमाना क्या होगा, नंबर कैसे, जो बच्चे नंबर्स के पीछे दौड़ते हैं, चूंकि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, उनके पास क्या विकल्प होगा, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ कुछ प्रोफेसर्स भी जुड़ेंगे, हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ेंगे, हमारे साथ सत्ता पक्ष
के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और विपक्ष की पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि अब आगे का रोड मैप क्या है, चूंकि परीक्षा तो फिलहाल रद्द हो गई है, लेकिन अब आगे क्या रास्ता होगा, क्या विकल्प होंगे, उसको हम जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ विनीत वर्मा है, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ कौशल चंद्रा हैं, शिक्षाविद हैं। सूर्या मैथिल हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और विनय सिंह है जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले विनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अब आगे प्रमोट का पैमाना क्या होगा? आगे जिसको बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कट ऑफ होता है कई तरह का, उनके पास क्या विकल्प है? आगे का रास्ता अब आप क्या देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय लिया है कोविड के समय में, ये सही है कि विषम परिस्थिति थी, ज्यादा ऑप्शन नहीं थे और प्रमोट करने का निर्णय ऐसे में लेना पड़ा। लेकिन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने है सभी बोर्डों के सामने कि प्रमोशन किस आधार पे किया जाए। निश्चित ही इसमें जो पुराना परफॉर्मेंस उनका है पिछली कक्षाओं का, उसके आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन इस पे कुछ बातें जरूर ध्यान देने की हैं कि ये जो कुछ भी क्राइटेरिया चुना जाएगा, जो पिछले अंक चुने जाएंगे, जो लिए जाएंगे, इसमें ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि जो स्कूल कॉलेज हैं जी, जहां पर मान लीजिए कि 12वीं के लिए 11वीं के अंक लिए जाएंगे या 10वीं के भी अंक लिए जाएंगे, तो 10वीं में तो बोर्ड की परीक्षा हुई, वहां के अंक तो ठीक है, लेकिन 11वीं के जो अंक हैं इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि कई जगह कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई, कई बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। उसके लिए भी अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि उनको भी हम मौका दे देंगे अगर उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन जिन्होंने दिया है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का एक सवाल जरूर उठेगा। हाँ। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो ये जो होड़ लगी रहती है नंबरों की, उसमें निश्चित ही वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में होगा ये, जो मैं समझता हूं कि सभी एक तराजू में आकर के छात्र को रख दिया जाएगा कि वो चाहे मेधावी छात्र हो और चाहे वो मीडियोकर छात्र हो। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सामने आने वाला है, जो मैं समझता हूं जी। इसको कैसे निपटा जाएगा, और इसके निपटने का कोई बहुत रास्ता ऐसा दिख भी नहीं रहा है। जो अभी तुरंत तात्कालिक एक चैलेंज है वो ये चैलेंज मुझे लगता है। ठीक, कौशल चंद्रा भी हमारे साथ जो कि शिक्षाविद हैं। कौशल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए कई राज्य हैं जिन्होंने परीक्षा को रद्द किया है और ऐसे माहौल में जरूरी भी था कि बच्चों के भविष्य को, उनकी जीवन को सुरक्षित रखते हुए ये कदम उठाया जाए, लेकिन अब आगे क्या चुनौतियां हैं, आगे क्या विकल्प हैं? कैसे जो छात्र कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस यूनिवर्सिटी में जाना है वो वहां पे एडमिशन ले पाएंगे जहां कट ऑफ कहीं 95 है, कहीं 89 है, कहीं पे दूसरा पैमाना है? देखिए, तो इसके पहली चीज तो ये कि सिर्फ दो पहलू हैं। जो डिसीजन लिया गया है उसका वाकई मैं स्वागत करता हूं, और स्वागत भी इसलिए करता हूं कि कोविड की वजह से हमने अपनी जो कहना चाहिए जो 12वीं के बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है देश का, और कैरियर तो फिर हम बना लेंगे, नंबर तो फिर हम गेन कर लेंगे, और जो अच्छा है वो अच्छा है, उसे साबित करने के लिए एक तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होंगे और वो कहते हैं उसमें क्वालिफाई करके अपने आप को प्रूव कर देगा। तो मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। दूसरा पहलू ये होता है कि वो बच्चे जो वाकई डिजर्व करते हैं कि वो 95 अबव 95 परसेंटेज ला सकते हैं, उनकी थोड़ी मार्किंग, एवरेज मार्किंग होने की संभावना है, क्योंकि 10th 11th और सारी मार्किंग लेने के बाद उन्होंने एवरेज निकालेंगे। तो फिर भी मेरा ये कहना है कि जो 10th में एवरेज मार्किंग हुई होगी वो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे होगी, जो फर्स्ट ईयर की मार्किंग होगी वो भी उनके प्रीवियस रिकॉर्ड पे होगी, और जो आगे होगा, क्योंकि आगे भी जो उन्होंने एग्जाम दिए होंगे उसके एवरेज बेसिस पे होगी। तो हमें लगता है कि एवरेज परसेंटेज में 1-2%, 3-4% से ऊपर ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई प्लस माइनस होने वाला है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या ऑन एन एवरेज हो सकता है, उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अच्छा ही निकले, कम नहीं होगा। और किसी भी गवर्नमेंट की ये टेंडेंसी नहीं होगी या किसी भी टीचर की ये टेंडेंसी नहीं होगी कि जो हम एवरेज मार्किंग कर रहे हैं वो हम निगेट करके करें या थोड़ा सा कम करके करें या हाथ जो है वो टाइट करके उन्हें नंबर्स दें, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा हमें लगता है कि सरकार के इस डिसीजन के साथ हमें रहना चाहिए। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसके मतलब क्या बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इसके ये होंगे कि बच्चा जो है कम से कम कोविड से बचेगा। सरकार जो कोशिश कर रही है कि कोविड ना हो,
उससे बचाव हो जाएगा। दूसरा फायदा इसका ये भी है कि जो यूनिवर्सिटीज, जैसे हम लखनऊ की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये एंट्रेंस बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट करती है। इसका मतलब इनका टेस्ट होता है, तो जो एवरेज मार्किंग पास करके बच्चा जो आया है उसका एंट्रेंस पे लखनऊ यूनिवर्सिटी भी करती है। सर तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस बेसिस पे ही करती है, कट ऑफ उसके बाद निकालती है। तो जो परफॉर्मर है वो परफॉर्म करेगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो कट ऑफ पे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या जेएनयू की बात करते हैं, वो कट ऑफ बेसिस पे करते हैं। हाँ। तो उनको सिर्फ इस साल, क्योंकि कोविड हो सकता है सालों साल चले, लेकिन सिर्फ इस साल की अगर बेसिस पे देखें तो सिर्फ उन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराना है, उसके बाद कट ऑफ निकालनी है। थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी और उन्हें जो स्टफ चाहिए या जो बच्चा चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में कि वो बच्चे हमारे पास रिक्रूट एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए आवे, तो वो आ जाएगा। हमारे ख्याल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यानी कौशल जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर परीक्षा रद्द हुई है, अगर सरकारों ने ये कदम उठाया है, तो अब वो यूनिवर्सिटीज जहां पे एडमिशन के लिए जद्दोजहद रहती है, उनको भी अपना पैमाना थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं, बदलना क्या पड़ेगा, मतलब एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बस कर लीजिए, ये बदलने वाली चीज नहीं है, जो सालों साल से होती चली आ रही है। और इस प्रोसेस को दोबारा से रेगुलेट करना है, दैट्स ऑल। हमारे ख्याल से बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे सभी लोग। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं सूर्या मैथिल। सूर्या जी, अब आगे की चुनौतियां आपके लिए क्या है? क्योंकि अभी तो परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ था, होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगा, लेकिन अब इसका रद्द होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आगे आपके लिए क्या चुनौती है? देखिए, रद्द होने का जो फायदा और नुकसान जो है, सबसे पहले तो इस रद्द होने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देश के भविष्य को बचाना है कोरोना से, कोविड से। और ऐसा माना जा रहा था कि यदि परीक्षाएं होती है तो शायद बच्चों के अंदर कुछ जो कोरोना संक्रमण है वो फैल सकता है। इसलिए सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और ये सरकार उत्तर प्रदेश में ही नहीं, समूचे देश के अंदर कई राज्यों में हो चुका है, कई राज्यों में होने जा रहा है। और मैं बधाई देता हूं प्रदेश की सरकार को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है ये देश के भविष्य को बचाने के लिए। और रही बात चुनौतियों की, तो अभी स्थिति इस प्रकार की है कि देश में आप मान लीजिए कि आपातकाल ही है और स्थितियां बहुत विषम है। पिछले साल में हम लोगों ने देखा था कि कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, इस बार हमने सेकेंड वेव देखी है। हो सकता है कि अगले साल यदि वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाए और पटरी पे आ जाएगी लाइन पे सब चीजें। और इसमें समस्या वाली जहां तक बात है, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसको एवरेज मार्क्स मिलेंगे और जो मेधावी छात्र है उसको मेधावी परसेंटेज तो मिलेगी, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। और रही बात यूनिवर्सिटियों में एडमिशन की, तो जिस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा रद्द करके एक सिस्टम बनाया गया है कि इसमें 10वीं और 11वीं के मार्क्स का एवरेज निकालकर जो हम आगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रहे हैं 12th के अंदर, उसी प्रकार से जो एडमिशन करने वाली यूनिवर्सिटीज है वो भी कुछ ना कुछ सिस्टम निकालेंगी। हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट निकले, बहुत सारी चीजें जिसपे कार्य चल रहा है और आने वाले समय में आपको वो कार्य मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इसलिए इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक छात्र को उसका पूरा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है, उनके भविष्य की रक्षा करनी। ठीक है। विनय सिंह भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विनय जी, अखिलेश यादव ये लगातार कह रहे थे कि पहले वैक्सीनेशन उसके बाद परीक्षा, यानी पहले वैक्सीन उसके बाद परीक्षा। अब सरकार ने परीक्षा को रद्द किया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं और आगे आपका क्या सुझाव होगा बतौर जिम्मेदार विपक्ष के नाते? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था वो सही कहा था, पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए तब उसके बाद परीक्षा। क्योंकि अभी हमारे बड़े भाई मैथिली सर जी कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर परीक्षाएं होती तो हो सकता है नहीं, अगर इसमें परीक्षाएं होती तो फैलती ही फैलती, कई बच्चों की जान जा सकती थी। जिस तरीके से हो सकता है कि चक्कर में पंचायत का चुनाव कराया गया और पूरा देश जो है इस कोरोना संकट को झेल रहा है। और आपने जो कहा ना एवरेज मार्किंग और ये सारी चीज, देखिए हम लोग भी लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति की है, छात्र नेता रहे। बात ये नहीं है एवरेज मार्किंग, वो बात तो उनकी सही है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एवरेज और मेधावी, कभी कभी मेधावी को भी जो है बीट कर करके एवरेज बच्चे जो है आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है उसकी तैयारियां
जो बच्चे हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं। और जो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती हैं, हम उसको एवरेज, उसको मानक मान करके अगर हम नंबर देते हैं तो कहीं न कहीं जो बच्चे संघर्ष करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, तो उन बच्चों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी होगा। ये मानक और एवरेज इसका क्या होगा, कैसे ये करेंगे, इस चीज को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और दूसरी बात, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मेरिट पे एंट्रेंस जो है बीए में एडमिशन लिया जाता है जी। तो आप जब इस तरीके से एवरेज बना करके देंगे, एक नंबर इस तरीके से उनके पिछले परफॉर्मेंस में बना करके देंगे, तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चों का क्या नंबर देंगे, कैसे देंगे, कहीं न कहीं उनके मेहनत को जो धक्का लगेगा एडमिशन पाने में, उन बच्चों को बहुत कठिनाई होगी। इसका तो पहले इनको एक मानक तय करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस तरीके से उसको बना रहे हैं, कि किन बच्चों को किन क्राइटेरिया में बांटा जाएगा, किन बच्चों को आप एवरेज मानते हैं, किन बच्चों को आप मेधावी मानते हैं, किन बच्चों को आप कैसा मानते हैं, इसका एक मानक तय करना पड़ेगा, वो कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और ये बताना पड़ेगा कि किन बच्चों को कैसे आप नंबर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं कि जो बच्चों का परीक्षा और जो सूर्या जी आपको जवाब दे रहे हैं। विनय जी, जो आपने बिंदुओं पे प्रकाश डाला है जिन पे सूर्या जी उस पे आपको जवाब दे रहे हैं, शायद आप उससे संतुष्ट हों। सूर्या जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता आज वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज वो प्रदेश के भविष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन दुख होता है जब पूर्व में इनके ही सुप्रीमो अखिलेश भैया कह रहे थे कि भैया मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और उस समय जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो साहब ने और कार्यकर्ताओं ने दिखाया था, वो बहुत ही दुखद है, जिसके कारण स्थितियां कुछ चेंज हुई। और रही बात में जो इन्होंने अभी उल्लेख किया पंचायत चुनाव का, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब हाई कोर्ट में यही लोग गए एनजीओ के नाम पे और सामान्य लोगों के नाम पर, तब हाई कोर्ट ने बोला, उसके बाद ही पंचायत चुनाव मजबूरी में हुए। और उसके बाद ये तो वही वाला काम हो गया कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मतलब काम अच्छा होगा तो समाजवादी पार्टी का नाम हो गया कि हमने कहा ये, हमने कहा वो। और यदि स्थितियां चैलेंजिंग है तो वहां पर विपक्ष सिर्फ सत्ता पक्ष पे निशाना साधता है। मैं सिर्फ इतना सुझाव देना चाहूंगा, इतना निवेदन करना चाहूंगा विनय जी से और समाजवादी पार्टी से, समूचे विपक्ष से, कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आप लोग साथ दीजिए। पहले की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाए, ना ही अफवाहें फैलाए। प्रदेश सरकार बहुत ही मजबूती से और बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर रही है, उसका सहयोग करें। ठीक है विनीत जी, एक सेकंड ठीक है, विनय कुछ टिप्पणी कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में। विनय जी देखिए, आपसी तू मैं नहीं चाहता बिल्कुल ये चर्चा जाए, चूंकि एक गंभीर विषय है, बहुत से छात्र हैं जिनके सामने कंफ्यूजन है। बड़ा दुख हो रहा है कि बात हो रही थी एजुकेशन पे, बच्चों के भविष्य की बात हो रही थी। हमारे मैथिली शरण जी जो पता नहीं कहाँ उठा करके ले गए, अगर उस पर बोलना, अगर हमें बोलना, पहले आपने ही बोला, पहले आपने ही वो विषय उठाए थे। आपके सर झुक, अरे शर्म आपको आनी चाहिए सर। आप यहाँ पर बच्चों के विषय पर, यहाँ पर आप पंचायत चुनाव ले आते हैं, आप यहाँ वैक्सीनेशन ले आते हैं। आज बात है बच्चों के भविष्य की, कि एग्जाम कैसे देंगे, एक सेकंड नहीं, ये विषय ऐसा लड़ने वाला तो है नहीं जिसपे आप लोग एक दूसरे पे ऐसे उतारू हो रहे हैं। ये विषय इतना ऐसा तो है नहीं, आप लोग आपस में क्यों उलझ रहे हैं? हम एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि छात्रों को समाधान मिले। हमारे साथ शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, वो लोग आपका ये तमाशा देखने के लिए नहीं जुड़े। सर विनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये बताएं कि शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो छात्रों की परीक्षा ये रद्द हुई है, छात्रों के जो तैयारियां कर रहे थे, जो छात्र हैं, शिक्षा व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और मैं उम्मीद करता था कि इसी विषय पर चर्चा इस पे करने के लिए मैं विशेषकर तो यही समझता हूँ। देखिए, ये बात तो सही है कि इस कोविड के समय में हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय बच्चों को प्रमोट करने के। जी, ये निर्णय तो सरकार ने जो लिया, अच्छा निर्णय लिया वर्तमान परिस्थितियों में, इसके अलावा कोई चारा नहीं था।
अब सवाल ये है जो मैंने पहले भी कहा कि एक चैलेंज ये जरूर रहेगा कि इसको प्रमोट करने का आधार क्या बनाया जाए, यानी कि किस क्राइटेरिया पर उनको प्रमोट किया जाए, वो अंक कहां से लाया जाए। इस पे अभी भी सीबीएसई कुछ तय नहीं कर पाई है और कोर्ट में ये मामला है। कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ये मामला तय करिए कि कैसे आप करिएगा। ये इतना आसान नहीं है, खैर, लेकिन जो कुछ भी होगा उसको कुछ निस्तारण करेंगे ही। अब बात आती है कि इसका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसमें ये देखता हूं कि 2 साल जो कोविड के पीरियड का है जी, उसमें एजुकेशन को अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो बच्चे इन 2 सालों में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वो खाली 11वीं और 12वीं के बच्चों की बात नहीं है, वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो। ये जो कोविड का पीरियड है इसने एजुकेशन को काफी नुकसान पहुंचाया है। बच्चों की पढ़ाई पे इसका बहुत विपरीत असर पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प नहीं है। और मैं समझता हूं कि 50% शायद वो ज्ञानार्जन कर पाए हो जो वो ऑफलाइन क्लासेस में करते, जिसमें प्रैक्टिकल के क्लासेस तो बिल्कुल नहीं हो पाए, लैब में तो बिल्कुल नहीं जा पाए। तो जो विषय जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, जैसे मेडिकल का है, जैसे इंजीनियरिंग का है, और जैसे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, पॉलिटेक्निक्स हैं, जहां पे बच्चा नहीं जा पाया, उस ज्ञान को अगर वो हासिल नहीं कर पाया, लेबोरेटरी के नॉलेज को वो नहीं कर पाया, तो उसके निश्चित ही उसके लर्निंग पे इसका प्रभाव है और बहुत ही गहरा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो ये जो लॉस है इसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। जो मेधावी बच्चे हैं वो निश्चित ही इसको अपनी मेहनत से इसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। कितनी कर पाएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। ये जो बच्चे हैं इनकी डिग्री के साथ, इनके सर्टिफिकेट के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आगे ना हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे इनकी डिग्री को निश्चित ही दूसरे नजर से देखा जाना है और ये होगा। तो इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा, ये जो बच्चे हैं इस पीरियड के ये इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मेधावी बच्चे हैं उनके गार्जियन और उनके बच्चे इस डर के साथ कि कोविड का खतरा है तब भी ये कह रहे थे कि साहब इम्तिहान किसी भी तरीके से लिया जाए, या अगर इम्तिहान नहीं हो पाया तो इवैल्यूएशन सिस्टम कुछ ऐसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट निकाला जाए जिसमें हम उन मीडियोकर बच्चों से और उन जो बच्चे कमजोर हैं उनसे मेधावी को अलग किया जा सके। इवैल्यूएशन होता ही इसीलिए है कि हम ये सेपरेशन कर पाए कि कौन अच्छा है और कौन कम अच्छा है, इसको कैटेगराइज कर पाए। ये इसीलिए होता है। ये नहीं हो पाया तो इसके जो दुष्परिणाम हैं वो तो निश्चित ही देखने को मिलेंगे। हम इसी की बात करते हैं और ये सही है कि इसके अलावा हमारे पास अभी कोई चारा नहीं था। इस बहस में ना जाते हुए कि ये क्यों करना पड़ रहा है, हम इस पे जाते हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो इसमें एक तो बात मैंने जो बताई अभी आपको कि डिग्री के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो लोग नियोक्ता हैं यानी जो नौकरी देने वाले हैं उनको आगे उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी डिग्री के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ना होने पाए। एक चीज इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रमोट होकर के बच्चे जाएंगे, आप देखिए कि जो यूपी बोर्ड की अगर हम खाली बात करें जिससे हम ज्यादा वाकिफ हैं कि 80 से 85% रिजल्ट रहता था हाई स्कूल और इंटर का, और अभी जब हम प्रमोट करने जा रहे हैं तो ये 95 एंड एबव निश्चित रूप से जाएगा, वो बहुत 100 के आसपास रहेगा ये। तो ये जो लाखों की संख्या में जो बच्चे बढ़ गए हैं, ये जब इनको आगे एडमिशन चाहिए हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वो जो सीटें हमको चाहिए कि इन बच्चों के लिए सीटें उपलब्ध हों, ये भी हमें देखना होगा कि कोई बच्चा खाली ना रह जाए, वंचित ना रह जाए। ये एक संख्या अच्छी खासी बढ़ने वाली है। ठीक, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो एक प्रश्न आपने उठाया था उसको मैं फिर उठाता हूं कि जहां पर देखिए मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है या चयन होता है, वहां पर जो मेधावी बच्चे हैं उनके ऊपर असर पड़ने वाला है, इसका निश्चित ही पड़ेगा।
क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो मेधावी बच्चा अपने आप को छटनी करवा देता है और अपने को मेरिट में ले आता है। ठीक। लेकिन जब हमने सबको प्रमोट कर दिया है, हाँ। ये बात सही है कि जो भी पैमाना बनेगा उसमें मेधावी के लिए गुंजाइश रहेगी कि वो निश्चित ही अच्छे नंबर पाएगा। लेकिन जैसा मैंने अभी एक विषय उठाया था कि ये होड़ मचेगी भी प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूलों में, वो क्यों कम नंबर देना चाहेंगे? अगर आप 11वीं के नंबर लेंगे तो वो क्यों नंबर कम देना चाहेंगे? वो तो ज्यादा से ज्यादा नंबर देंगे ना। वो मेधावी को भी उतना ही देंगे और जो कमजोर है वो भी उतना ही पाएगा नंपर। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की थी वो मैंने इसीलिए की थी। ये एक चैलेंज है, चुनौती है, इससे निपटने की जरूरत है, इस पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत हो रहा है और कोई चारा नहीं है, लेकिन ये चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटना है। बिल्कुल। और आप ही की बात में कौशल जी भी कुछ कहना चाह रहे। पिछले 70 सालों में मुझे नहीं याद है कि कब ऐसा समय आया कि जब सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को प्रमोट किया। एक तो पहली चीज तो ये कि कंडीशन बहुत खराब है और कोविड में अपने घर के चिराग को कोई खोना नहीं चाहेगा। सरकार का ये डिसीजन बिल्कुल सही। दूसरा यह है कि पिछले 7 सालों से जब से सरकार है भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज, ना ही किसी और पार्टी का मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने वाला है। पिछले 7 सालों में जो पासिंग परसेंटेज रहा है सीबीएसई बोर्ड का, वो थोड़ा सा अनुमान लगा के बताइए। ऐसे ही रहा होगा करीब 60-70, 80 के बीच में, इसी बीच में रिंग किया है, 60 से 80 के बीच में। तो इसका मतलब लॉयल थे हम उन लोगों के प्रति जो पढ़ने में अच्छे थे और जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। अभी जब सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हम प्रमोट करेंगे तो जो उन्होंने पिछले वो रखा है, जो उन्होंने कहना चाहिए हाफ ईयरली में जो किया है, उससे पहले जो किया है, तो उसके बेसिस पे एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज भी कोई शिक्षाविदी निकालेगा तो शिक्षाविद न्याय करेंगे और हमारे ख्याल से इसी तरह का एक फॉर्मेट बनना चाहिए। बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके हम किसी के नंबर्स काउंट करने वाले नहीं है, या कोई शिक्षाविद नहीं काउंट करेगा, या शिक्षाविद इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार डिसीजन ले रही है उसके साथ हम खड़े हुए हैं और ये डिसीजन बिल्कुल सही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इनकेस 95% रिजल्ट रहता है, कोई बुरा नहीं माने प्लीज मेरी किसी बात का, अगर इनकेस 95 रिजल्ट रहता है तो मैं आपको एक स्थिति बताता हूं पिछले साल की। अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सिर्फ इंजीनियरिंग का पार्ट लेते हैं, उसमें 2 लाख लगभग सीटें हो जाती हैं। इसी तरह की सीटें मैं एग्जैक्टली अंदाजा नहीं कर सकता जी, थोड़ा सा बता सकता हूँ कि इसके आसपास सीटें हैं। फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 लाख और उसमें से 90,000 बच्चा एडमिशन लेता है। तो ये स्थिति है कहते यूनिवर्सिटी की। अगर मान लीजिए 95% बच्चा हमारा किसी तरह से पास आउट होके आता भी है तो हमारी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट ही करेगा। और इन यूनिवर्सिटीज को चलाना एक सफेद हाथी पालने जैसा स्थिति है। चलाना उन बच्चों के एडमिशन पे भी डिपेंड करता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके एडमिशन पे भी डिपेंड करता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर 2 नंबर या 4 नंबर या 2-4 परसेंटेज बढ़ा के भी अगर बच्चों को देने पड़ते हैं तो मुझे कहीं से हर्जा नहीं लगता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है। दूसरी चीज ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, रहने के बाद काबिल ही नहीं रहेंगे कि हम पढ़ पाए, या हो सकता है हम दुनिया में ही ना रहें, तो ऐसी डिग्री मान लीजिए हमने ऑफलाइन करा के ले भी ली और उसके बाद हमारा मतलब किसी के घर का चिराग अगर जो मान लीजिए है ही नहीं, डिग्री रह गई, तो ऐसे डिसीजन का हम करेंगे क्या जी। तो डिसीजन जो लिया है वो बिल्कुल ठीक है, इस डिसीजन पे हमें फर्म रहना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जब कभी भी कहते जैसे डिबेट इस तरह की हो रही हो जिसमें शिक्षाविद हो, समझदार लोग हो, तो कम से कम थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव रखें कि कोई डिस्कशन इस तरह का ना हो जो ऊंची आवाज में हो। तो आप जो 2 लोग आए हुए हैं, सिंह साहब आए हुए हैं, सूर्य साहब आए हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस बात की गरिमा रखें कि आप लोग को लोग देखते हैं, आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन जो टीवी पे होता है इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब आप दोनों पार्टी के लिए मतलब आप सोच लीजिए किस तरह की फीलिंग्स आती होंगी लोगों के मन में। कम से कम ऐसा ना करें, टू द पॉइंट रहें। हमारे देश के भविष्य का सवाल है, हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है। कम से कम ठीक तरीके से बात करें और इस डिसीजन को मतलब जो लिया गया है उसको ठीक से पोर्ट्रे करें, सही से बताएं लोगों को कि जिसमें हम सब लोग एक साथ में एक दिशा में काम करें, भले ही कोई विपक्षी हो कोई पक्षी हो, कम से कम एक चीज में काम करेंगे तो हम लोग सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कौशल जी, अभी सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है कि सरकार के सामने या शिक्षा व्यवस्था के सामने इस वक्त जो इस नतीजे के बाद, इस परिणाम के बाद, इस फैसले के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आगे आने वाली है वो क्या होगी?
देखिए चुनौती यही है कि एक फॉर्मूला डिजाइन करना है सरकार को। अगर फॉर्मूला ठीक से ड्राफ्ट कर लिया तो आपकी कोई चुनौती आगे है नहीं। और एक चीज और भी है, फॉर्मूला ड्राफ्ट करने के बाद मैं ये भी बता दूं कि 100% लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो अगर 5 से 10%, 15% लोग भी आपका अपोज करें तो फॉर्मूला ड्राफ्ट करने के बाद उनकी चिंता ना करें। आप फॉर्मूला ड्राफ्ट करें और बच्चों का हित साधें, बच्चों का हित साधें, वही फॉर्मूला ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है ऐसे करने से बच्चों को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे या कम क्वालिफाइड बच्चा आगे आ जाएगा। वो आगे आ जाएगा, जो पूत है, जो सपूत है, वो सब आगे दिख जाएगा। सिर्फ एक बैरियर क्रॉस करने से आप धावक कहते फर्स्ट आ जाएगा ओलंपिक में जाके, ऐसा नहीं होता है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं, बोलना चाहते हैं जी। विनीत कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। विनीत जी देखिए, अभी आपने जो कहा है अच्छा लगा उसमें, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है अभी उस पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जब इस तरह के नंबर पा करके 95% बच्चे पास होंगे, 95 से ऊपर भी जा सकते हैं, तो जो एडमिशन की होड़ लगेगी, जो एडमिशन के लिए बच्चे निकलेंगे, अभी तो इतने में ही बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? उसके लिए सरकार को कम से कम एक कदम और उठाना चाहिए। हर कॉलेजेस में सीटों को बढ़ाने का भी काम किया जाए तो अच्छा होगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन पा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जो अभी तक ये जो कोरोना कालखंड जो चला है, ये सबको मालूम है कि इस कालखंड में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है, अगर जिसका कैरियर कहीं न कहीं दांव पे लगा है, तो वो स्टूडेंट ही रहे हैं। स्टूडेंटों का भविष्य अपना वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे पढ़े, कौन सी पढ़ाई करें। कभी ऑनलाइन क्लासेज होती है तो पता चलता है कि एक दिन फीस अगर लेट हो गई तो टीचर जो है उनको ऑनलाइन क्लासों से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो वो अपनी जो 2 साल का संघर्ष रहा है, वो बड़ा कष्टमय उन्होंने व्यतीत किया है, बड़ा ही संघर्ष किया है अपनी पढ़ाई को लेकर के कि उस पढ़ाई को हम कैसे रेगुलर तरीके से अपनी पटरी पर बनाए रखें, क्योंकि घर में रह करके जैसे कि प्रैक्टिकल रूम में हम जा नहीं पाए और सारी चीजें हम नहीं कर पाए, तो हम बैठ करके, जो किताबें भी मार्केट में हमें नहीं मिल पाई, नहीं खरीद पाए। अभी लॉकडाउन है, जो लड़के पास हुए हैं गए, उनको किताबें भी नहीं मिली हैं। तो इस तरीके का संघर्ष बच्चों ने किया है, तो सरकार को कहीं न कहीं इन सब सारी चीजों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो क्लास जब ये ऑनलाइन चला है, तो उसमें प्राइवेट कॉलेजों ने बड़े मोटे मोटे फीस लिए हैं। कहीं न कहीं बच्चों के साथ अभिभावकों का भी शोषण हुआ है। आज जब एग्जाम नहीं हो रहा है तो उनको जो फीस देनी पड़ रही है इतनी मोटी मोटी, उस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाने का काम सरकार को करना चाहिए। जब सारी चीजें हम घर बैठे कोई हमने एक्टिविटीज की ही नहीं, तो किस बात का इतना मोटा मोटा फीस जो है अभिभावक और बच्चे देंगे। और इस लॉकडाउन में किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, फिर भी अपने बच्चों के भविष्य के खातिर लोग पैसे का इंतजाम चाहे उधार लेकर के, चाहे गहना बेच करके, चाहे खेत बेच करके, किस तरह से व्यवस्था करके लोगों ने फीस की जुगाड़ की है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको सरकार को देखना है। अभी तक जिस तरह से लापरवाही का गिफ्ट हमारे उत्तर प्रदेश को सरकार ने दिया है, उसको कम से कम सुधारने का काम अगर उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सूर्या जी, क्या फॉर्मूला ड्राफ्ट किया गया है सरकार की तरफ से अब आगे के लिए? चूंकि परीक्षा तो रद्द कर दी, इसकी मांग भी की जा रही थी और सिर्फ उत्तर प्रदेश ने नहीं बल्कि सीबीएसई ने और तमाम दूसरे राज्य जो हैं उन्होंने भी ऐसा किया है। तो अब आगे क्या फॉर्मूला है? देखिए राजेश जी, इस समय में सबसे पहला जो निर्णय था वो ले लिया गया है कि क्लासों को जो आपका एग्जाम थे वो कैंसिल किया गया है और जो 12वीं के बच्चे उनको प्रमोट किया गया। हाँ। अब आने वाले समय में जो जो चुनौतियां आ रही हैं, पीसीआर टीम नाम ठीक कीजिए नीचे। सरकार काम कर रही है उसके ऊपर जी, और बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छे फैसले सुनने को मिलेंगे। और जहां तक मेरे मित्र विनय जी अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है, इससे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रदेश और देश के भविष्य के लिए हम सभी लोगों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो ये टारगेट होना चाहिए कि हम समाज के अंदर अफवाह ना फैलाएं, अफवाह गैंग का हिस्सा ना बने और लोगों को प्रेरित करें कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। आप वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं,
आपसे बात ऐसा राजेश जी मेरा निवेदन है कि इनको बोलिए, इनको शांति से बात करें, चिल्लाए पीछे ना। आप इस तरह की बातें करेंगे तो हमें बीच में कहना पड़ेगा। देखिए, मुद्दे पे रहिए, अपनी बात को लेकर के तर्क वितर्क के साथ कीजिए। और भी लोग हैं और ये गंभीर विषय है, मैं नहीं चाहता ये तूतू मैमे में वक्त इसमें जाया हो। विनय जी, आप अपनी बात पूरी करें। सूर्य जी, मैं उसके बाद आपकी टिप्पणी लूंगा इस पे। आप बार-बार भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर के कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। इनके आगे मंत्री नहीं पढ़े लिखे, ये क्या एजुकेशन पे बात करेंगे? बात करने के लिए बच्चों के भविष्य के लिए कहा गया, तो ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सारी चिंताओं की बात कर रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश को लिया करके गड्ढे में डाल दिया इन्होंने। विनय जी, आप ही कह रहे थे ना कि पहले, अच्छा चलिए आप ही से मैं सवाल पूछ लेता हूं कि आप ही ये कह रहे थे ना कि पहले वैक्सीनेशन फिर परीक्षा, तो वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, परीक्षा इतनी जल्दी करा नहीं सकते थे, फिर सरकार के पास क्या विकल्प था? क्या आप इसकी आलोचना कर रहे हैं कि रद्द करके सही नहीं किया? अभी आपको यह भी मालूम है 18 साल से नीचे की वैक्सीन है नहीं अभी हमारे पास। बहुत से छात्र ऐसे भी है जिनकी उम्र इस क्राइटेरिया में है, तो आप कह क्या रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है, मैंने कह दिया पहले इसको शुरू करने से पहले का। लेकिन जो मानक है, हाँ। इसको कैसे तय करेंगे? किन छात्रों को किस कैटेगरी में बांटा जाएगा? आज जब ये छात्र पढ़ करके निकलेंगे, पास होकर के निकलेंगे, तो ये हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए जो संघर्ष करेंगे, सीटें आज लिमिटेड है, तो उन सीटों को बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए। और जिस तरीके से 2 साल के अंदर मैंने अभी कहा है कि अभिभावक और छात्रों का शोषण हुआ है, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम तो छात्रों के भविष्य और छात्रों के हितों की ही बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो ना आगे ना पीछे जाने की बात कर रहा हूँ। एडमिशन कैसे मिलेगा? अभी तक तो वैसे ही सीटें कम थी, और जब 95, 98, 99% बच्चे पास कर करके निकलेंगे, सीटें उतनी है, तो उनको एडमिशन कैसे मिलेगा? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैंने वही कहा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो सीटों की संख्या है उसको भी बढ़ाने का काम, जो बीए और इंजीनियरिंग में जो सीटें हैं, हाँ। उनको भी बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए। हाँ। इन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल जी। सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके पास जितनी सीटें हैं उतनी सीटें हर साल भरने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, स्टूडेंट कम पड़ जाता है। तो हमें नहीं लगता कि सीटें बढ़ाने की जरूरत है। मैं किसी की बात को काट नहीं रहा हूँ, आपका सुझाव भी अच्छा था। मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाह रहा था कि जैसे कहीं कहीं पर जैसे अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में सर, लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं रहा। मान लीजिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रही है, महसूस हो रहा है। अरे विनय जी, इस समय में जो इतना महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर ना तो सरकार का पक्ष रखने दे रहे हैं, केवल अपनी कोरी राजनीति के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, थोड़ा सा मौका। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस समय में इतने मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। हाँ कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस प्रकार की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक सेकंड बताना चाहता हूँ, अभी कितना बड़ा इन्होंने जवाब दिया कि जो यूनिवर्सिटी है उस प्रदेश के अंदर बहुत सारी, हाँ मैं कौशल जी आ रहा हूँ, एक सेकंड उनकी बात ले लें। मौका मिलेगा, हाँ। लेकिन इनको केवल कोई राजनीति करनी आती है। जब वैक्सीन का टाइम होता है तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। वैक्सीन लगवाना एजुकेशन से दूर दूर का वास्ता नहीं, आप वैक्सीन बना लेंगे। मजाक करते हैं आप। अरे भैया, एक सेकंड, मैं कौशल जी की टिप्पणी लेना चाहता हूं। आप फिर वैक्सीन पे चले जाएंगे, अखिलेश यादव के बयान पे चले जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। हम आगे की बात कर रहे हैं, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम रास्ते की बात कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। कौशल जी आपकी टिप्पणी। मैं ऐड करना चाह रहा था, इनको थोड़ा म्यूट कर दें आप प्लीज। कौशल जी को सुनेंगे हम। मैं जो ऐड करना चाह रहा था वो बड़ा वैल्यूबल है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा नकल से पास होता है, उसके 95% मार्क्स आ जाते हैं और उसे जेएनयू में एंट्रेंस में उसे कट ऑफ में आ जाता है वो बच्चा, तो उसके बावजूद भी उसका एक डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है और इसी तरह का इंटरव्यू में फिल्टर हो जाता है वो बच्चा लेने लायक है या नहीं है। इसी तरह से गेट क्वालिफाई करके जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो एक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इंटरव्यूज होते हैं। हाँ। उसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है कि ये बच्चा लेने लायक है या नहीं है।
तो जब फॉर्मूला ड्राफ्ट करने पे आएंगे तो पढ़े लिखे लोग ये ड्राफ्ट करेंगे, और ऑलरेडी इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, आप उस फॉर्मूले की चिंता न करें, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और एक चीज और भी है, फॉर्मूला ड्राफ्ट करना मोदी जी नहीं ड्राफ्ट कर रहे हैं कि किसी का अपोज करना है, या योगी जी नहीं ड्राफ्ट कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट करेगा वो एक IAS ऑफिसर होगा, वो एक शिक्षाविद होगा, कई प्रोफेसर होंगे, पूरा पैनल होगा। मैं वहां पर बैठा नहीं हूँ ना, मैंने देखा है, लेकिन जो होगा वो मैं बता रहा हूँ कि यही हो सकता है। वहां पर वाइस चांसलर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के, और विनीत सर जैसे योग्य शिक्षाविद होंगे वहां पर, जो अपनी राय रखेंगे। और अपने बच्चों के साथ कौन गलत करता है? शिक्षाविद माँ की तरह होते हैं, हम लोग अपने बच्चों के साथ गलत कर ही नहीं सकते। और इस पर विश्वास रखना पड़ेगा सभी पार्टियों को। और जो फॉर्मूला आज पूछ रहे हैं, तो उनको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि जो चीज कही जा रही है वो बहुत अनुभव के बाद कही जा रही है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो तो आप सबके साथ खड़े हो। हम शिक्षाविद पे विश्वास रखें कि हम लोग किसी के साथ गलत करेंगे ही नहीं। और विनय जी, आपको भी ये मालूम है कि धैर्य तो रखना होगा, क्योंकि कोई भी फैसला ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ले लिया। तमाम मंथन होते हैं, बैठकें होती हैं, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है, और एक दिन में नहीं बल्कि कई महीने कई हफ्ते लग गए इस फैसले तक पहुंचने के लिए। विनीत जी, जो चिंता यहाँ पे विपक्षी नेताओं की है, विपक्ष की है, या फिर आप इस वक्त जो विनय जी को आपने सुना, उनके सवालों के आपके पास कोई जवाब हो तो? नहीं, देखिए मैं एज एजुकेशनिस्ट इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। और मैंने तो पहले भी कहा कि इस डिसीजन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। डिसीजन का स्वागत करना चाहिए, डिसीजन का स्वागत ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है इस विपत्त काल में। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो डिबेट हो रही है कि जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, तो उसके बाद चुनौतियां क्या आने वाली है। जो प्रमोट हुए हैं तो उसमें किस तरह की आगे चैलेंजेस आएंगे और उसका मेधावी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हम एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति के नाते इस पर ध्यान देना चाहते हैं, और जो हमको देना भी है। बिल्कुल, हम केवल उस पर जाना चाहते हैं, और बाकी इसके राजनीतिक नफे नुकसान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम खाली इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि एजुकेशन को जो लॉस हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। मेरा सारा जोर उस पे है। इसी चरण में मैंने ये बातें कही थी कि देखिए, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है उसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला एडमिशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इवेल्युएशन यानी एग्जामिनेशन। ठीक है, एडमिशन हो गया, एजुकेशन भी इस कोविड के समय में जैसे तैसे हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी संभव था वो हुआ। ठीक है, अब आया इवेल्युएशन का और उनको आगे प्रमोट करने का। तो अभी तक ये होता था, हम उनका एग्जाम लेते थे, कॉपियां चेक होती थी, मूल्यांकन की जो हमारी पद्धति थी उसमें हम जाते थे, और जो पास फेल को छांट देते थे, फेल पीछे रह जाता था, पास आगे चला जाता था। अभी क्या हुआ कि जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम भी इस कोविड के समय में जो है ठप हो गया। तो हमको ये रास्ता निकालना पड़ा। जो हमारे पास रास्ते थे हमने वो रास्ता निकाला कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर इन बच्चों को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इसमें कोई गलत थोड़ी है, ठीक है। लेकिन जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हम खाली उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कौशल जी, आपने जो कहा कि एक शिक्षाविद ऐसा नहीं करेगा किसी बच्चे के साथ अन्याय, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी हम लोगों को प्रैक्टिकली समझ लेना चाहिए कि शिक्षाविद स्कूल कॉलेजों में है, साथ में बिजनेसमैन भी। स्कूल जो चल रहे हैं वो सभी सेवा के लिए चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, बिजनेस भी कर रहे हैं। कौन स्कूल चाहेगा कि उसके सारे बच्चे प्रमोट ना हो जाए, चाहे वो अच्छे बच्चे हों चाहे वो खराब बच्चे प्रमोट। लेकिन मैं इस पे भी नहीं जाता, मैं तो कहता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस विपत्ति काल में सब बच्चे भी प्रमोट हो जाएं तो कोई बात नहीं, प्रमोट हो जाएंगे। मेधावी जो बच्चे हैं वो अपनी जगह बना लेंगे, जो मेधावी बच्चे होते हैं वो अपनी जगह बना लेंगे, जैसा कौशल जी ने भी कहा, ये सही है। लेकिन एक बात जो कौशल जी ने कही, चर्चा में आई, कि मान लीजिए DU में एडमिशन लेना है, 95% बच्चे के नंबर हैं, और गलत बच्चे मतलब जो जिसको 95 मिले, कैसे भी मिले, उसको मिल गया, उससे दिक्कत नहीं है। उस 94 वाले को जो उसने काट दिया उससे दिक्कत है, क्योंकि इसमें सभी 95 वाले हो गए, सभी 95 वाले भी हो गए, तो मेधावी उसमें रह गया। ठीक है, तो ये चैलेंज को हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, नहीं, इस विपत्ति के समय में और कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन ये जो चैलेंज आया है
इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस पे फोकस करने की जरूरत है कि ये भी इनजस्टिस ना हो जाए, छात्र का हित बचा रहे। इस पे कौन ध्यान देगा? हम ही लोग तो ध्यान देंगे। तो मैं सिर्फ इन बातों को इंगित करना चाहता हूँ कि जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जिसको हमें देखना है, सरकार को देखना है, स्कूल कॉलेज को देखना है, सभी को देखना है। कौशल जी, आप सहमत हैं इस बात से? था जी आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा था वो भी लाइव एग्जांपल ही है। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है और उसके बाद क्या होता है कि उसकी कॉपी, उसका क्वेश्चन पेपर कोई और बनाता है और चेक और कोई करता है। यानी कि इसमें 3-4 पार्टियां इन्वॉल्व हैं, पढ़ाने वाला कोई और, पेपर बनाने वाला कोई और, चेक करने वाला कोई और। तो मान लीजिए हमारे 3 पार्ट बताए सर ने, एडमिशन, एजुकेशन, इवैल्यूएशन। एडमिशन तक ठीक है, इवैल्यूएशन कहते हैं, उसके बाद एजुकेशन तक ठीक है, अब इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। अगर इन केस इवैल्यूएशन की बात होती है तो इवैल्यूएशन एक शिक्षाविद करता आया है और वो भी अब ऑनलाइन कर रहा है। यानी आपकी कॉपी जो है डिजिटलाइज करके ऑनलाइन कॉपी चेक हो सकती है। तो अगर जब हम इतना फॉरवर्ड हो गए हैं तो हम लोग थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर करना चाहें इन फ्यूचर, और हम करना चाहें अगर उसके बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे पिछले 2 बार के जो रिजल्ट हैं ऑन एन एवरेज करना चाहें तो हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी पूरा काम कर सकते हैं। और ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं, ऐसी टेक्निक अवेलेबल है, ऐसे योग्य लोग अवेलेबल हैं, हम लोग उसे कर सकते हैं। एक चीज और सर ने कही थी, मैं चाह रहा था कि कैसे अपनी बात रखूं, मैं आपकी बात काटूंगा बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाह रहा था जैसे 95 वाला बच्चा है, 94 वाला रह गया, तो मैं गेट की प्रोसेस को बता रहा था। ग्रेजुएट जो इंजीनियर ट्रेनिंग वगैरह जो होता है उसका एक गेट टेस्ट होता है सर। उस टेस्ट में अगर 95 परसेंटाइल है आपका, उसके बाद आपको कोई कॉलेज सिलेक्ट हो जाता है आपका, कॉलेज में आप जाते हैं तो वहां पर डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है। जैसे 35 बच्चे चुने गए, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर इन केस कोई बच्चा सुटेबल नहीं पाया जाता उसे हटा दिया जाता है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट से एक बच्चा उसे स्टैक में ऊपर कर दिया जाता है। सिर्फ एक छोटा सा मेथड अप्लाई करना होगा यूपी को। 95 अगर कोई गलत तरीके से पा गया है तो वो एंट्री नहीं पाएगा। मेधावी के साथ जस्टिस भी होगा। और मुझे लगता है अगर मेरी बात सुनी गई या समझी गई, या लोग जानते तो हैं ही, वैसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं मैं, सब जानते हैं, अगर इसको थोड़ा सा भी अमल में लाया गया तो कोई भी नॉन सूटेबल कैंडिडेट जेएनयू में जाके या दिल्ली में जाके शॉर्टलिस्ट होके वो दाखिला नहीं पा सकता। जो जेन्युइन होगा सिर्फ वही आगे बढ़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो वो आगे जाए, जो नॉन जेन्युइन है वो फिल्टर हो जाए। और उसके बाद हमारे देश के भविष्य का सवाल है, जेन्युइन लोग जाएंगे तो भविष्य का, अपना देश का भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है। नॉन जेन्युइन जाएंगे तो सिर्फ वो डिग्री, एक कागज लेकर नौकरी पाने के लिए टहलेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात सही तरीके से रखी, किसी को बिना हर्ट किए। ठीक है, मैं एक बार अब आप सबकी टिप्पणी लूंगा। विनय, मैं आखिर में आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। विनय सिंह जी। जी जी जी, नहीं, अभी आपने कहा ना कि शिक्षाविद होंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। ये मुझे भी मालूम है कि जहाँ पर शिक्षाविद और गुरजन होंगे वहाँ छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ स्मृति ईरानी और मोदी जी उस जगह इस चीजों को नहीं तय करेंगे जिनका शिक्षा से बहुत दूर दूर तक मतलब न रहा हो, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन जो उनके साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरीके से एडमिशन के लिए होड़ लगी रहती है। बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पाते हैं तो डिग्री कॉलेज में जाते हैं, लेकिन एडमिशन में बहुत से लोग रह जाते हैं। अभी भाई साहब ने कहा था कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीटें कम रह जाती है, बच्चे भर ही नहीं पाते हैं। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज की भी पोजीशन ऐसी है कि बच्चे ही नहीं मिल रहे, क्योंकि वह प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों का शोषण कर रहे हैं, फीस ज्यादा है, इसलिए बच्चे वहां नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सीटें खाली नहीं रह पाती हैं, वो सीटें भरती हैं, उससे ज्यादा बच्चे आते हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे इस बार ज्यादा निकलेंगे, उसके लिए सरकार सीटें बढ़ाने का भी इंतजाम करे कि हर कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हम एडमिशन ले पाए। ठीक है सूर्या जी, इस पे आपकी टिप्पणी, इसी बात पे, विनय जी की इस बात पे आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं। राजेश जी, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है। प्रदेश के और देश के जिन जिन राज्यों में ये 12वीं के चुनावों को प्रमोट किया गया है,
और आने वाले और भी राज्यों में हो सकता है कि बहुत जल्दी चुनाव प्रमोट हो जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ इस पे और कार्य कर रही है और बहुत जल्दी आने वाले समय पर जो चुनौतियां इन एग्जाम्स को पास कराकर जो नई पौध निकल रही है, जो नए स्टूडेंट्स 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन में दाखिला लेंगे, उनके लिए कुछ नया सिस्टम फिक्स किया जाएगा। इन दोनों कालखंडों के लिए अगले साल यदि कोई परेशानी नहीं रही और नॉर्मल चुनाव हुए तो नॉर्मल आपका एग्जाम्स हुए तो चीजें वैसे स्मूथ चलेंगी। लेकिन इन 2 सालों के लिए जो स्थिति है उसके विषय पर सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्णय देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं आपको वादा करता हूं। ठीक है विनीत वर्मा जी, कार्यक्रम में वक्त की कमी है और आखिरी नहीं एक सेकंड में विनीत जी आपके पास आऊंगा, आपकी आखिरी टिप्पणी आप अगर इस पे पूरे कार्यक्रम के दौरान जो सवाल हम सबके सामने थे और आखिर में आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। राजेश जी, इसमें एक चीज जो छूट रही थी मैं उसको और जोड़ देता हूँ कि ये जो कोविड के समय में लर्निंग लॉस हुआ है, यानी जो बच्चों को ज्ञान प्राप्ति का जो लॉस हुआ है इंस्टीट्यूशंस में, वो एक लॉस एजुकेशन सिस्टम को हुआ है, एजुकेशन सिस्टम को नहीं एजुकेशन को हुआ है हमारे, और वो लॉस एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये जो बच्चे इन 2 साल के पीरियड में पढ़ के निकलेंगे, इनको वो सुविधाएं, वो पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल पाई जो कोविड के समय के पहले और कोविड के समय के बाद बच्चों को मिलेगा। और ये जो बच्चे निकलेंगे इस कोविड के पीरियड में, इनको उन्हीं बच्चों से कंपटीशन करना है जो कोविड के पहले निकले हैं और जो कोविड के बाद निकलेंगे, जिनको अच्छी एजुकेशन हासिल हो गई, जो अच्छी एजुकेशन पा पाए। इसमें खास करके उन गरीब बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो किसी और माध्यम से, जो जिनके पास सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, संसाधन नहीं थे, जो केवल स्कूली शिक्षा के बदौलत पढ़ करके अपनी मेधा के बल पे आगे तरक्की कर जाते थे। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिस ग्रामीण परिवेश से इस तरह से बच्चे निकले केवल स्कूल की शिक्षा के सहारे, लेकिन कोविड के पीरियड में उनको ये मौका नहीं मिल पाया। तो ये जो लॉस हुआ है ये मेरी चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा चिंता का विषय मेरे लिए ये है। हालांकि पास जरूर होगा, हालांकि इनका ये एक त्रासदी थी जिसपे ये बच्चे शिकार हुए, ये एक चैलेंज इन बच्चों के सामने है और हम सबके साथ, हम सबको इन बच्चों के साथ और ये चिंताजनक है कि इन 2 सालों में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया विनीत वर्मा, कौशल चंद्रा, सूर्या मैथिल और विनय सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कुछ कह रहे थे कौशल जी, लेकिन वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, मुझे कार्यक्रम को खत्म करना है। लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें हमने एक सकारात्मक पहल करने की, चर्चा करने की कोशिश की। शिक्षाविद थे, प्रोफेसर थे और जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है वो अब सामने आए हैं। देखना होगा उससे कैसे पार पाया जाएगा। कई सवाल थे जिनके जवाब हम उम्मीद करते हैं कि छात्रों को, उनके अभिभावकों को मिले होंगे।